तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज कहानी की शुरुआत में आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर उस मुंबई हमले की एक तरह से पूरी पहचान बन गई थी, आतंक की पहचान। इस तस्वीर में अजमल कसाब है, वही जो पाकिस्तान से बाकी अपने 9 आतंकवादी साथियों के साथ आया, जिसने मुंबई को लहूलुहान किया। और इसी अजमल कसाब ने मुंबई के वीटी स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, अनगिनत लोगों को मारा, बेकसूरों को मारा। इसके हाथ में जो आप देख रहे हैं AK-47 है, AK-47, दुनिया का सबसे घातक हथियार। अब एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये तस्वीर अभी पिछले हफ्ते की है। तस्वीर बिहार की है, बिहार के सिवान की। वही सिवान जो कभी डॉन शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, कुख्यात था। इस वक्त एक पुलिस वाले के हाथ में एक हथियार है। वो हथियार लेकर चल रहा है, फिर हथियार का मुंह आसमान की तरफ करता है, 2 बार गोली चलाता है। इस पुलिस वाले के हाथ में भी वही AK-47 है जो आपने अजमल कसाब के हाथ में देखा। असल में ये AK-47 दुनिया भर की आर्मी, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और यहाँ तक कि अब आतंकवादियों या अपराधियों का भी पसंदीदा हथियार है। उसकी वजह ये है कि बाकी हथियारों के मुकाबले ये बहुत दूरी से भी अगर निशाना लेकर गोली चलाए जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। आम हथियार 30, 40, 50 मीटर से अगर गोली मारे तो उसकी मौत हो सकती है। AK-47 इसलिए घातक है कि अगर आप 300 से 400 मीटर की दूरी पर बैठकर भी निशाना लेते हैं किसी इंसान का और उसे गोली लगती है, वो मर सकता है। मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। दूसरी, ये 2 मोड में काम करता है, एक S और एक R। S मीन सिंगल। आप अगर इसको सिंगल मोड पे डालें तो एक फायर में एक गोली चलेगी, लेकिन अगर R मोड पर डाल दें, R फॉर रिपीट, तो फिर एक बस्ट में यानी एक फायर में एक बार ट्रिगर दबाने पर इसकी पूरी एक मैगजीन खाली हो जाएगी और उस एक मैगजीन में 30 गोलियां होती हैं। अब तो जो AK-47 आया उसमें एक साथ 2 मैगजीन आप डाल सकते हैं। 2 मैगजीन का मतलब 60 गोलियां, मतलब एक फायर। और अगर ये R यानी रिपीट मोड पर है तो एक साथ 60 गोलियां सेकंडों। इसीलिए इस हथियार को बेहद पसंद किया जाता है। पर मैं यहाँ हथियार के बारे में आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ। ये 2 तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि अजमल कसाब के हाथ में ये AK-47 और AK-47 की इन खासियत को सुनने के बाद अब जो सिवान के इस पुलिस वाले के हाथ में ये AK-47 है, उसकी गंभीरता को आप समझ सकेंगे। सिवान के इस पुलिस वाले के हाथ में ये AK-47 और सामने कोई दुश्मन नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, कोई दूसरे देश का दुश्मन नहीं, अपने ही देश के छात्र हैं। और ये वही कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स मूवमेंट का एक हिस्सा जो जंतर मंतर से शुरू हुआ और देश के अलग अलग हिस्सों में फैला है। ये हिस्सा बिहार का भी था। यहाँ भी बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर उतरे और इसी वक्त बिहार पुलिस का एक सिपाही इस AK-47 को छात्रों के उसी आंदोलन, प्रदर्शन, विरोध के बीच लहराता हुआ आता है। फिर उसके बाद हवा का रुख करता है और 2 गोली चलाता है। यानी उस वक्त जब इसने फायर किया तब ये S मोड पर था, सिंगल मोड पर। अगर ये R मोड पर होता, रिपीट मोड, तो एक फायर में 30 गोलियां। और अगर इसमें डबल मैगजीन थी, पता नहीं, मैंने देखी नहीं है वो जिससे गोली चलाई इसने, तो 60 गोलियां। देश के इतिहास में 1947 से लेकर आज तक कभी किसी आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन में AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ। 47 और AK-47 देखिए। और इत्तेफाक से AK-47 का जन्म भी उसी 47 के आसपास हुआ था। रूस, उसी ने बनाया था ये। अब सवाल यह है कि एक छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 क्यों और कैसे? हर विरोध, प्रदर्शन, आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है, एक खास SOP होता है कि आप कैसे निपटेंगे।
किस तरीके से सामना करेंगे, क्या क्या करेंगे। आमतौर पर अब तक जो विरोध प्रदर्शन होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं जिसका पुलिस इस्तेमाल करती है, बल्कि 4। सबसे पहले वार्निंग देती है कि भाई आप हिंसक मत होइए, इस जगह से आगे मत बढ़िए, बैरिकेड पार मत कीजिए। वार्निंग पे भी अगर लोग नहीं सुनते हैं तो फिर पुलिस वाटर कैनन डाल देती है, पानी की तेज़ बौछारें। तो करीब वो पानी की तेज़ बौछारें लगती हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं, चोट लगती है पानी की तेज़ बौछारों से भी, उसका फोर्स बहुत होता है। पर चेतावनी और पानी के बौछार के बाद भी अगर ना हो तो फिर तीसरी चीज़ आती है और वो है टीयर गैस। इससे बहुत नुकसान नहीं होता लेकिन इसमें, और इस टीयर गैस में कोई गैस नहीं होता, ये केमिकल से होता है, पर ये होता है कि अगर आप इसके चपेटे में आ गए उस धुएं के गुबार में तो आपकी आंखें जलने लगेंगी, सांस लेने में मुश्किल होगी। तो टीयर गैस की वजह से एक तो लोगों की आंखें जलने लगती हैं तो दूर भागते हैं। 3 चीज़ अगर इससे भी ना माने तो फिर आखिरी है लाठी। पुलिस लाठी चलाती है और यही हमारे देश में अब तक चला आ रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे डॉक्टरों का हो, वकीलों का हो, यहाँ तक के पुलिस वालों का हो, सरकारी मुलाजिमों का हो, हर नेताओं का हो, विपक्षी नेताओं का, कई बार तो खुद सरकार के लोग भी विरोध प्रदर्शन करते हैं उनका हो, तो यही चीज़ें इस्तेमाल होती। लेकिन ये पहली बार था जब बिहार के सिवान में AK-47 का इस्तेमाल एक विरोध प्रदर्शन आंदोलन में किया गया। पहले तो बिहार सरकार और पुलिस ने इनकार किया, लेकिन जब ये तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें झूठ बोलती नहीं हैं, तो ये तस्वीरें जब आईना बनकर बिहार पुलिस के सामने आ गई तो फिर उन्होंने माना, फिर बिहार सरकार ने माना और उसके बाद हुआ ये कि इस पुलिस वाले पे घास गिरी और उसको सस्पेंड कर दिया। बस बाकी आला पुलिस अफसर सब बच गए। कहानी क्या आई, कहा गया कि भाई ये जो पुलिस वाला था जिसके हाथ में AK-47 है, असल में इसकी ड्यूटी वहाँ नहीं लगाई गई थी जहाँ आंदोलन या छात्र इकट्ठा थे। ये कहीं और जा रहा था, उस भीड़ में फंस गया, गुस्सा आया, उसने गोली चला दी। ये कहना वहाँ के SP और DM का। अब सोचिए, मजाक, सीरियस चीज़ में भी मजाक हो रहा है कि उसकी ड्यूटी नहीं थी, कहीं और जा रहा था और भीड़ में फंस गया, इसलिए उसने AK-47 चला दिया, मतलब खिलौना हो गया वो, और बाकी सब बच गए। तो ये तो रही एक तस्वीर। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसकी चर्चा बहुत हो। कुल 3 तस्वीरों की कहानी है ये। कुछ ऐसी तस्वीरें आई दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हुआ और 20 मार्च का संसद मार्च, जिसमें कई जख्मी हुए और उनमें कुछ प्रदर्शनकारियों के जिस्म पर छोटे छोटे जख्मों के निशान थे, बिल्कुल छोटे छोटे। लगा कि यह है क्या, पर जब डॉक्टरों ने देखा दिल्ली के अस्पतालों में तो उन्होंने पहली बार कहा कि छर्रों के निशान हैं और ये छर्रे पैलेट गन के हैं। अब पैलेट गन अचानक चर्चा में आ गया, मशहूर हो गया, भाई ये क्या होता है। तो पता चला कि RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने पैलेट गन से फायर किया। अब जब ये तस्वीरें आई तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बाकायदा इसको फेक न्यूज़ करार दिया और कहा कि ना उनके पास पैलेट गन था, ना वो लेकर गए और ना ही उन्होंने चलाने की इजाज़त दी। लगा चलो झूठ है। लेकिन कमाल ये देखिए कि दिल्ली पुलिस इधर सोशल मीडिया पर इसको फेक न्यूज़ बताती है कि हमने कोई पैलेट गन नहीं चलाया। उसी बीच में रैपिड एक्शन फोर्स का एक शख्स, एक डिप्टी कमांडर, दिल्ली पुलिस के पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में पहुंचता है 22 जुलाई को दोपहर 1:24 के आसपास, और वो वहां जाकर एक जनरल डायरी लिखाता है। जनरल डायरी का मतलब होता है या तो आप कोई कंप्लेंट लिखा रहे हो या फिर आप कोई सूचना दे रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन लिखाता है। और इन्फॉर्मेशन में ये लिखाता है कि इस प्रदर्शन के दौरान उसकी ड्यूटी जंतर मंतर के जोन 1 में थी और उसे अटैच किया गया था DCP के साथ, रंजीत भाटिया, और उन्हीं के साथ वो ड्यूटी पर था और उसने इस दौरान आंसू गैस के गोले और बाकी सारी चीज़ें छोड़ी और साथ ही पैलेट गन से 2 फायर किया। मतलब दिल्ली पुलिस जिसे फेक न्यूज़ बता रही है, उसी रैपिड एक्शन फोर्स का एक बंदा उसी दिल्ली पुलिस के थाने में जाकर जनरल डायरी में ये रिपोर्ट लिखा रहा है। अब दिल्ली पुलिस की फजीहत हो गई, क्या करें। अब ऊपर से आप कमाल देखिए कि जिस DCP का नाम इस रिपोर्ट में लिखाया जनरल डायरी में, ये जनरल डायरी है, वही जनरल डायरी जो रैपिड एक्शन फोर्स ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में
22 जुलाई को। हालांकि 20 जुलाई का इंसिडेंट है, पर रिपोर्ट भी 2 दिन बाद 22 जुलाई की लिखी जा रही है, और यही है वो रिपोर्ट। तो डीसीपी का जिसका नाम लिया, बाद में आया कि भाई वो डीसीपी साहब की तो ड्यूटी उस दिन थी नहीं वहाँ पर, वहाँ कोई और था। अब जो कोई और थे उन्होंने कहा हमने तो ऑर्डर नहीं दिया। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि असल में किसने ऑर्डर दिया। मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो गई और अभी तक दिल्ली पुलिस को यही पता नहीं कि एक रैपिड एक्शन फोर्स के एक डिप्टी कमांडर को किसने ऑर्डर दिया था पैलेट गन चलाने का। अब इसकी अभी लीपापोती चल रही है। अब पैलेट गन चलाने पर इतना शोर क्यों? क्योंकि इससे जान तो जाती नहीं, लेकिन ये खतरनाक है। उसकी वजह ये है कि जैसे कई बार पुलिस रबड़ की गोलियां चलाती हैं, उससे ज़्यादा चोट नहीं लगती। पैलेट गन या तो फिर मेटल का बना होता है या लीड यानी सीसा का, और ये छोटे छोटे छर्रे होते हैं। अगर आप आसमान की तरफ फायर करते हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर दूर हैं प्रदर्शनकारी और दूरी से करते हैं तो भी इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप करीब से प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन से चला दें तो जो आपके जिस्म के नाजुक हिस्से हैं वो जख्मी हो सकते हैं, और सबसे नाजुक है आँखें। और ये छर्रे बिल्कुल छोटे छोटे, अगर आंखों में लग गई और करीब से तो आंखें खराब हो जाएंगी, रोशनी तक चली जाएगी। एक कारतूस में पैलेट गन के सैकड़ों छर्रे होते हैं। जब वो ट्रिगर दबता है तो उसके अंदर चूंकि बारूद होता है, उस बारूद के फोर्स से जब वो गोली चलती है, नाली से निकलती है बंदूक के, तो वो छर्रे चारों तरफ फैलते हैं, और अगर करीब से हों तो ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करेंगे। और इसीलिए पैलेट गन खतरनाक माना जाता है करीब मौजूद प्रदर्शनकारियों पर चलाने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार जंतर मंतर पर चल गया। 2010 में पहली बार इसका इस्तेमाल कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर किया गया था, और तब भी ये हुआ था कि बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी, आंखें खराब हो गई। फिर ये हुआ कि जहाँ पे प्रदर्शन बहुत हिंसक हो गया, उग्र हो गए हैं लोग, कानून व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, वहाँ मजबूरी में आखिरी हथियार है कि आप चलाइए। लेकिन जंतर मंतर पर ऐसी हालात या ऐसे सिचुएशन लास्ट तक नहीं थे, तो पैलेट गन, और फिर दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने तो भाई कहा ही नहीं, हमने तो दिया ही नहीं, तो कहाँ से? तो इसका फिलहाल जवाब नहीं है। ठीक AK-47 जैसे बिहार पुलिस ने अपने दामन साफ कर लिए एक सिपाही को बलि का बकरा बनाकर। तो ये 2 तस्वीर थी। तीसरी तस्वीर तो आप सभी को मतलब घुमा कर रख देगी और चौंका कर रख देगी। ये एक ट्रक है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और इस ट्रक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पत्थर हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के सामान भी हैं। अब जाहिर सी बात है, इनको देखकर लगता है कि भाई ये ट्रक है, कहीं जा रहा होगा। लेकिन पहली बार इस ट्रक को कहाँ नोटिस किया गया आपको पता है? 20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का संसद मार्च का ऐलान था कि सुबह करेंगे, और उसी दिन से मानसून सत्र शुरू होने वाला था, और जंतर मंतर पर जिस जगह ये प्रदर्शनकारी छात्र बैठे हुए थे ठीक उसी जगह पर यह ट्रक पार्क मिला। अब जब ट्रक पार्क मिला तो कुछ लोगों की नज़र पड़ी। अब देखा उसमें पत्थर भरे हुए हैं। आजकल पता है सोशल मीडिया का दौर है, तेज़ी से अफवाहें उड़ी। तब तक कुछ मीडिया वालों ने बिना जाने परखे ये भी ऐलान कर दिया कि ये देखो, इस आंदोलन और प्रदर्शन में हिंसक लोग भी मौजूद और ये पत्थर लेकर आए हैं बरसाने के लिए, पूरा ट्रक भरकर। अब एक जंतर मंतर पर इस तरह से ट्रक और पत्थरों से भरा हुआ खड़ा हो तो कोई भी हैरान परेशान होगा। लेकिन इस ट्रक की असलियत जब सामने आई तो वो असलियत थी कि अब दिल्ली पुलिस के पास जवाब देते नहीं बन रहा है। इस ट्रक का जो नंबर प्लेट है, उस नंबर प्लेट के थ्रू RTO के जरिए पता चला कि ट्रक किसके नाम पर है। फिर उसी ट्रक के नंबर प्लेट से ये पता चला कि इसके कितने चालान कटे हैं। फिर उसी से ये पता चला कि 20 जुलाई के संसद मार्च कूच से पहले 4 दिन 16 जुलाई को जंतर मंतर और संसद भवन के करीब इस ट्रक ने एक ओमनी कार को टक्कर मार दी थी। ये फिरोज शाह रोड है, इंडिया गेट से जस्ट पहले, वहाँ पर।
तो फिरोज शाह रोड के करीब इसी ट्रक ने, जिसमें पत्थर भरे हुए थे, एक ओमनी कार को टक्कर मारी, 7 लोग जख्मी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया और ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद 16 जुलाई को ही ये ट्रक दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आती। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना वो है जिसके अंदर में संसद भवन आता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन है एक तरह से। और संसद भवन के बिल्कुल दरवाजे पर है ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, और इसी थाने के अंदर डीसीपी का ऑफिस भी है। तो अब ट्रक को जब्त किया, ड्राइवर को गिरफ्तार किया और भरे हुए पत्थरों समेत ट्रक को थाने ले जाया जाता है और थाने में इस ट्रक को रख दिया जाता है, क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी है, जब्त कर लिया गया। तो एक तरह से ये मालखाने में अब जब्त है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो एक्सीडेंट होती हैं या किसी और जुर्म में पकड़ी जाती हैं, उनको भी रखा जाता है। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर पुलिस की कस्टडी में 16 जुलाई को यह ट्रक लाकर खड़ा कर दिया गया। और यही ट्रक अचानक 19 और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर उस जगह पार्क मिलता है, उस जगह खड़ा होता है जहां पर सारे प्रदर्शनकारी छात्र इकट्ठा थे। अब 2 ही सूरत हो सकती है, एक, ट्रक को लेकर भाग गया। अगर ऐसा हुआ तो फिर दिल्ली पुलिस की फजीयत है कि तुम्हारी कस्टडी से, तुम्हारे थाने से किसकी इतनी हिम्मत होगी कि ट्रक उठा कर ले जाएगा। दूसरी ये कि खुद पुलिस वालों ने ले आकर पार्क कर दिया। अब पहली तो चलो ठीक है, लापरवाही है, चोर तो थाने में भी जाके चोरी कर लेते हैं। कोई आया, ट्रक लेकर भाग गया, चलो जिनकी लापरवाही है उनको आप उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे पुलिस में। लेकिन इस थाने से उठाकर इस ट्रक को जंतर मंतर पर उस प्रोटेस्ट साइट पर ले जाकर खड़ा करने का काम किसने किया? ये कोई मामूली बात नहीं है। इसकी वजह, इसकी गंभीरता को इससे समझिए कि 2020 यानी 2020 में जब दिल्ली के ही सीलमपुर और बाकी जगहों पर दंगे हुए थे, तो जानते हैं उस दंगे की शुरुआत कैसे हुई थी? पत्थर और पत्थरबाजी से। पत्थरों के चलते ही दंगे शुरू हुए, फिर पुलिस पहुंची, फिर कई लोग मारे गए उस दंगे में। तो एक पत्थर और पत्थरबाजी हालात को कभी भी पलट सकता है। और यहां एक पूरे पत्थर से भरा हुआ ट्रक उस जगह पर ले जाकर पार्क कर दिया गया जहां तमाम आंदोलनकारी छात्र बैठे हुए हैं। अब आप हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। अगर 20 जुलाई को यह संसद मार्च चल रहा है, पुलिस लाठीचार्ज करती है और हर आंदोलन प्रदर्शन में कुछ न कुछ असामाजिक तत्व, बदमाश, गुंडे वो भी घुस जाते हैं, ये फैक्ट है। चाहे कोई भी आप धरना प्रदर्शन उठा के देख लीजिए। और अगर माहौल ख़राब करने के लिए उनमें से ही कुछ ट्रक पर चढ़कर 10-12 पत्थर उठा ले और उन पत्थरों को लोगों पर या पुलिस पर बरसा दे, तो उसके बाद हालात क्या होते हैं अंदाज़ा लगाइए। तो इससे बड़ी साजिश क्या होगी कि ठीक प्रोटेस्ट साइट पर एक ट्रक जो पुलिस ने जब्त किया है, उसके पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर अचानक जंतर मंतर पर पहुंच जाता है और कुछ पता ही नहीं। वो तो बाद में जब इस ट्रक पर नज़र पड़ती है वहीं के आंदोलनकारी छात्रों को, तब वो कुछ वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। और कमाल ये कि जैसे ही डालते हैं, अगले 1-2 घंटे में जंतर मंतर से ट्रक आए, पुलिस वाले उठाकर ले गए। अब पुलिस वाले उठाकर ले गए, इसका मतलब है कि पुलिस वालों को इस ट्रक की जानकारी तो थी। चलिए, यहां भी कहानी खत्म नहीं हो। अब पुलिस वाले यहां से इस ट्रक को उठाकर, वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर एक प्रेस क्लब है और एक NSUI और यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, वो पूरी सड़क है। वो ट्रक अब वहां उसके सामने ले जाकर पार्क कर देते हैं। और कमाल ये कि न्यू दिल्ली का ये वो एरिया है जो ट्रक के लिए सारा नो एंट्री है। आप मतलब ट्रक जा ही नहीं सकते, और वहाँ पार्किंग का तो सवाल ही नहीं होता कि आप पार्क कर दें सड़क किनारे। वहाँ तो आम कार आप पार्क नहीं कर सकते, ये तो पूरा ट्रक है। अब अगले 3 दिन तक वो ट्रक वहीं खड़ा है। 3 दिन बाद अब वहाँ पर एक की नज़र पड़ी, उसने फिर उस ट्रक के साथ वीडियो बनाया और कहा कि एक नो पार्किंग एरिया, VVIP एरिया, जहाँ ट्रक अलाउ नहीं है, वहाँ 3 दिन से एक ट्रक खड़ा और पुलिस को पता ही नहीं। जैसे ही ये वीडियो आया, अगले 1 घंटे के बाद वहाँ से भी ट्रक आया। अब जब पूछा गया पुलिस से, तो पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं। एक भरे पूरे थाने से पत्थरों से लदा एक ट्रक थाने से बाहर कैसे निकला, इसका जवाब नहीं। पत्थरों से लदा ये ट्रक सबसे इम्पोर्टेंट दिन, सबसे नाजुक वाला दिन 20 जुलाई, जब संसद मार्च है, कुछ भी हो सकता है, उस
प्रदर्शन की जगह यानी जंतर मंतर पर कैसे पहुंचा, पुलिस के पास जवाब नहीं। फिर वहां से ये तीसरी जगह कैसे पहुंचा, पुलिस के पास जवाब नहीं। फिर वहां से कौन ले गया, ये भी पुलिस के पास जवाब नहीं। मतलब एक ट्रक घूम रहा है और पुलिस को पता नहीं कौन कब कहाँ ले जा रहा है। इसी से याद आता, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले बहुत लाल किले के सामने एक चलती कार में ब्लास्ट हुआ था, कई लोगों की जान गई। ये एक टेररिस्ट हमला था। बाद में पता चला कि जिस कार में वो बारूद भरा हुआ था, जो उसने शाम को ले जाकर लाल किले में की पार्किंग में पार्क किया और रात को फिर उसने जाकर हिट कर दिया, वो बंदा, वो आतंकवादी जो उस कार में बैठा हुआ था, उस सुबह जिस दिन ये लाल किला में रात को उसने ब्लास्ट किया, सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली के चक्कर काट रहा एक बारूद से भरी पूरी कार के साथ। और किसी टोल पर, किसी बैरिकेड पे, किसी मोड़ पर एक भी पुलिस वालों ने उसे रोका नहीं। और वो दंदनाते हुए घूम रहा। इस दौरान वो कनॉट प्लेस भी गया, पुरानी दिल्ली भी गया, नई दिल्ली भी गया, फिर लाल किले में जाकर पार्किंग में लगा दी गाड़ी और फिर रात को गाड़ी को टक्कर मारी। उसका धमाका हुआ, कई लोग मारे गए। तो अभी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बारूद से भरी ट्रक, वो कार पूरी दिल्ली में दंदनाती घूम रही है और पुलिस को कुछ पता नहीं। और यहाँ तो एक लंबा चौड़ा भारी भरकम ट्रक पत्थरों से भरा हुआ, लदा हुआ, थाने से निकलकर जंतर मंतर, जंतर से निकलकर फिर वो यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, और उसके बाद फिर कहाँ, मतलब कहाँ कौन कैसे ले गया, कोई जवाब ही नहीं है। पैलेट गन किसके कहने पर कैसे कब कहाँ चल गया, जवाब ही नहीं है। तो अब इसका क्या जवाब दिया जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो इस आंदोलन से निकली हैं, जिसकी कहानियां पूरी तरह से सामने नहीं है। हालांकि हमारे देश में हम खुशनसीब है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इस दुनिया में जितने भी देश, उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है, राजशाही है। वहाँ आपको बोलने की, अपनी बात रखने की भी आज़ादी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो या तो मौत या फिर जेल। कम से कम डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक आज़ादी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है, आर्टिकल 19(1), कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपनी सोच रख सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, हम बोल सकते हैं आज़ादी के साथ। हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हुक्मरान हमारी बात नहीं माने तो हम आंदोलन, रैली, मार्च, धरना, प्रदर्शन ये कर सकते हैं। उसके लिए जगह है और हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, उसके लिए भी एक दायरा है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, आप बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, आप बोलेंगे। ये सारे अधिकार हैं हमारे पास। लेकिन इन अधिकारों के साथ पुलिस को है कि ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब आपको लगता है कि मामला वायलेंस हो रहा है, हिंसा है, तो आप रोकिए, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे पैलेट गन, ये कहीं एसओपी में नहीं है, ये कहीं पुलिस को ट्रेनिंग, कम से कम दिल्ली में नहीं है कि आप पैलेट गन चलाएंगे जिससे छर्रे से लोगों की आंखों की रोशनी चली जाए। ये कहीं नहीं है कि आप AK-47 चलाएंगे। ये कहीं नहीं है कि एक भरा पूरा पत्थरों से लदा ट्रक आप ले जाकर उसी सबसे हॉट स्पॉट पर रख देंगे जहां से कुछ भी हो सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है कि इस प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस वालों ने किया वो सही या गलत है। हालांकि कोर्ट ने इस पर सख्त वो लिया कि इस तरीके से आप कार्रवाई नहीं कर सकते। और अब बाकी की जांच, ये पैलेट गन की पहेली किसने ऑर्डर दिया और ये पत्थरों से लदे ट्रक की पहेली, इसका सच क्या है, आपको लगता है सामने आ पाएगा? कम से कम मुझे लगता है कि ये सच कभी सामने नहीं आए। इसके पीछे की साजिश भी सामने नहीं आएगी। जांच और जांच के नाम पर सारी खानापूर्ति होगी, वक्त लगेगा, फिर सब भूल जाएंगे और असलियत हमेशा हमेशा के लिए दबकर रह जाएगी। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।